Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास है हमारी सोशल साइंस की और सोशल साइंस में हम अपना 18 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम 17 चैप्टर तक अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर हमने आपके लिए ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी है, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से क्लासेस को लेना स्टार्ट कीजिए जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं की हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अब आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए अब सीरियस हो जाइए, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 को, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एक परिचय। क्या है? अर्थशास्त्र एक परिचय। एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक परिचय। तो चलिए देखते हैं, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर बढ़ेंगे। चलिए, अर्थशास्त्र एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए 2019 में आपसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया। देखिए अर्थशास्त्र का मतलब पता क्या होता है? धन का विज्ञान या धन का अध्ययन। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि धन, शास्त्र यानी कि अध्ययन। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन। क्या है? अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन। ठीक है, धन का अध्ययन। अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो इसके पूर्ण अर्थशास्त्र का फिर अर्थ क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? वस्तु और सेवा, उनका उत्पादन करना, ठीक है, फिर उसका वितरण करना, विनिमय करना यानी कि वस्तुओं को इधर उधर पहुंचाना। ठीक है, बोलते ना क्या बोलते हैं, एक मिनट, विनिमय करना यानी कि हमने कोई चीज़ दी, उसके बदले में हमें पैसे मिले। ठीक है, या वस्तु के बदले वस्तु मिल गई, वो वस्तु विनिमय हो जाता है। ठीक है, विनिमय का मतलब है कि चीज़ों को पहुंचाना। ठीक है, और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, थोड़ा से रुकिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी कि उसको बनाना, वितरण करना, फिर विनिमय करना और उपभोग कैसे प्रयोग करना है उसको, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वस्तु कैसे बनाई जाएगी, कैसे वितरण किया जाएगा उसका, कैसे इधर उधर भेजी जाएगी वो, ठीक है, और फिर कैसे उसको प्रयोग करेंगे, इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए आपको मिलेगा तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो वो नहीं मानेंगे कि भारत में जन्म हुआ, लेकिन वास्तविकता के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यही है। देखिए भारत में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का जन्म हुआ क्योंकि मौर्य काल के महान राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने 2300 वर्ष पहले अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। देखिए सर्वप्रथम कैसे भारत में माना जाता है, हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है? कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आचार्य चाणक्य की पुस्तक मिलती है हमें, कौन सी? अर्थशास्त्र, वो कब लिखी गई थी? 2300 वर्ष पहले, आज से 2300 वर्ष पूर्व लिखी गई थी।
कब लिखी गई थी? आज से 2300 वर्ष पूर्व लिखी गई थी पुस्तक अर्थशास्त्र, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है सर्वप्रथम, ठीक है। अच्छा, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है आचार्य चाणक्य ने, उसे क्या कहते हैं? एक तो अर्थशास्त्र, और उसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। देखिए, चाणक्य के कई नाम है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, ठीक है। तो इसलिए इसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर जिसको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है वो कौन है? एडम स्मिथ है। माना जाता है कि इन्होंने ही अर्थशास्त्र की शुरुआत की, पर ऐसा नहीं है। क्यों? इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 1776 में, और जो आचार्य चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र के ऊपर, वो लिखी है 2300 वर्ष पूर्वाज से। समझ रहे हैं आप कि कितना पहले लिखी गई थी अर्थशास्त्र पर? तो इसीलिए भारत में ही जन्म हुआ है अर्थशास्त्र का, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, हेल्थ बोल रही हूँ, ठीक है। क्या लिखी है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। कब? 1776 में। कब लिखी है? 1776 में लिखी है, ठीक है। 1776 में लिखी है। क्या? 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। क्या कहा है इस पुस्तक में? धन का विज्ञान कहा है अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने कहा, ठीक। इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप दिया, इसलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का मैंने लिख दिया जनक, लिखिएगा जनक, ऐसे लिखिएगा जनक। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। इसको जाना की जगह पर यहाँ पर जनक कर लीजिएगा। यहाँ पर जाना को काट कर आपको लिखना है जनक, यानी कि फादर, ठीक है। तो क्या है? 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप दिया। क्या है? इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप दिया, इसलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक। अच्छा, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझाया, ठीक है। 2300 वर्ष पूर्व लिखी थी आचार्य चाणक्य ने पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ठीक। 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है पुस्तक, ठीक, जिसमें इन्होंने धन का विज्ञान कहा अर्थशास्त्र को। और 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या बताया है? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझाया है, ठीक है। चलिए एक बार और हम लोग देखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? धन का अध्ययन, ठीक। और क्या है? यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो अर्थशास्त्र है, और इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, इन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कैसे मानते हैं? भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र का जन्म हुआ क्योंकि 2300 वर्ष पूर्व, ठीक है, आचार्य चाणक्य जो थे उन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? 1776 में एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी। क्या लिखी? 1776 में एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया, ठीक। और क्या हुआ? इस पुस्तक ने जो है ना अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप दे दिया, इसलिए एडम स्मिथ को आधुनिक
ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। यहाँ से जाना काट के जनक करिएगा, पता नहीं गलती कैसे हो गई है, जनक लिखिएगा। ठीक है, ये ना बना है, साफ साफ लिख देती हूँ, रुकिए, ये काट के यहाँ पर लिखना है आपको जनक, जहाँ पर काटा है वहीं पर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है जनक। ठीक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक, फिर क्या हुआ, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या किया है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझाया। ठीक है, क्लियर हो गया। इतनी बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में वस्तु, ठीक है, क्या है, वस्तुओं के उपभोग, वितरण, विनिमय, ठीक है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और क्या है, अर्थशास्त्र का जन्म भारत में हुआ, क्यों, क्योंकि 2300 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने, जो मौर्य काल में थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। फिर 1776 में किसने, एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने क्या किया है, धन का विज्ञान बता दिया अर्थशास्त्र को। ठीक, और क्या हुआ, इस पुस्तक ने क्या है, वैज्ञानिक रूप दिया किसको, अर्थशास्त्र को, इसलिए इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जो है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक, फिर 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, उन्होंने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझाया। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। थोड़ा सा रुकिएगा। सॉरी, मुझे खांसी आ रही है, ठीक है, तो उसको माइंड मत करिएगा। चलिए अर्थशास्त्र के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अर्थशास्त्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कितने में, दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका नाम, उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या, तो छोटा, मैक्रो का बड़ा। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो अर्थशास्त्र के जो प्रकार हैं वो दो हैं। कौन कौन से, अर्थशास्त्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जो कौन कौन से हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, चलिए देख लेते हैं व्यष्टि और समष्टि क्या है। चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले हम देखते हैं। यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म और उद्योगों के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे स्तर पर चीज़ों का अध्ययन करता है। जैसे कि व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाइयाँ हैं, जैसे कि क्या हो गई, उपभोक्ता हो गया, कोई फर्म हो गई, ठीक, और जो उद्योग हैं उसके व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या करता है, यह अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का अध्ययन करता है। ये एक बड़े लेवल पर चीज़ों का अध्ययन करता है जो समष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे कि देखिएगा क्या, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेगा, जो बेरोजगारी है उसका अध्ययन करेगा, और मुद्रास्फीति जो है उसका अध्ययन करेगा, जो है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। कौन कौन सी, जैसे कि उपभोक्ता हो गया, फर्म हो गया, और उद्योगों के व्यवहार यानी कि उद्योगों का, इनका सबका अध्ययन करेगा। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़े पैमाने पर चीज़ों का अध्ययन करेगा, जैसे कि समग्र प्रदर्शन का अध्ययन कर रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय आय कितनी है, क्या है, बेरोजगारी, ठीक है, कितना प्रतिशत है, क्या है, और जो मुद्रास्फीति है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र का महत्व। चलिए महत्व देख लेते हैं अर्थशास्त्र का। संसाधनों का कुशल आवंटन, ये तो महत्व है। ठीक है, कि संसाधनों का कुशल आवंटन एक तो है महत्व। आर्थिक विकास को समझना, बाजार की गतिशीलता, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ, व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णय लेना। ठीक, अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, संसाधनों का कुशल आवंटन, क्या है,
संसाधन जो है उनका कुशल आवंटन है हो, ठीक है, किया जाए। तो क्या है, महत्व क्या है कि संसाधनों का कुशल आवंटन, आर्थिक विकास को समझना, ठीक, बाजार की गतिशीलता, ठीक, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ, व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णय लेना, क्या है, व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णय लेना, क्या है, संसाधनों का कुशल आवंटन, आर्थिक विकास को समझना, बाजार की गतिशीलता, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ, व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णय लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, देख लेते हैं। प्रोकीन्स के अनुसार, जो प्रोकीन्स हुए हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। ठीक है, क्या है, अर्थशास्त्र जो है उसकी तरह तरह की परिभाषाएं दी गई हैं। इससे क्या है, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या अर्थशास्त्र, तो इसलिए कहा है इन्होंने कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। ठीक, एडम स्मिथ ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। देखिए, इन्होंने धन का विज्ञान कहा है ना अर्थशास्त्र को, तो इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के आय के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। ठीक, प्रोकिन्स ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। ठीक, एडम स्मिथ ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रो मार्शल ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है। क्या है, मानव जीवन जो है उसके जो सामान्य व्यवसाय हैं उनका अध्ययन करता है। प्रो मार्शल ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के, क्या है, इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है। क्या है, उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। क्या है, बड़ा ही घनिष्ठ संबंध, देख लेते हैं। चलिए, क्या है, क्या कहा इन्होंने, देखिए, प्रो मार्शल ने, अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। क्या कहा है प्रो मार्शल ने, जो सामान्य व्यवसाय है व्यक्ति का, उसका अध्ययन किया जाता है। और क्या, व्यक्तिगत जो क्रियाएं हैं, जो सामाजिक क्रियाएं हैं, उसमें उसके उस भाग की जांच की जाती है जो व्यक्ति के जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए क्या कहा है कि भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति, यानी कि अच्छे जो सुख है, जो भौतिक सुख है, यानी कि रेगुलर लाइफ में हमें जो सुख है कि हमारे पास अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना हो, अच्छा पैसा हो, ये सब चीज़ें हैं, क्या है, तो भौतिक सुख हैं ये। ठीक है, प्राप्ति और उसके उपयोग कैसे करें, ठीक है, इनका क्या है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। क्या, प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। चलिए आगे देखते हैं, आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है, धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं। धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं। मान लीजिए, देखिए, धर्म और सद्गुण, देखिए, एक व्यक्ति के पास धन है, ठीक, तो उसको किसी से बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के पास धन का बहुत अभाव है, उसको भूख लगी है बहुत तेज़ से। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, उसको बहुत तेज़ भूख लगी है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो लोगों से मांग रहा, कोई दे भी नहीं रहा है। अगर नहीं खाया उसने खाना तो वो मर जाएगा। वहाँ पर वो क्या सोचेगा, भूख इतनी तेज है, जीवन को बचाने के लिए वो चोरी करने का भी प्रयास करेगा कि उसको भोजन मिल जाए कहीं से, जिससे उसकी जान बच जाए, उसकी भूख मिट जाए। ठीक, लेकिन क्या धनवान व्यक्ति के साथ ये स्थिति हो सकती है? नहीं होगी। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है जो धर्म है और सद्गुण है वो धन से ही आता है। ठीक है, क्योंकि धर्म या सद्गुण और आनंद, जब धन नहीं होगा आपके जीवन में, आपकी बहुत सी कामनाएं होंगी, और अगर धन नहीं है
तो क्या आप उसका फिर जीवन का आनंद ले पाएंगे? नहीं। अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो क्या हो जाएगा, आपकी जो इच्छाएं होंगी आप तुरंत पूरी कर लोगे, किसी इच्छा को मारना नहीं पड़ेगा, तो ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। तो आचार्य चाणक्य की डेफिनेशन सबसे बढ़िया लगती है मुझे, उन्होंने सच कहा है। अगर देखिए, अगर हम बाहरी आडंबरों से हटके देखें तो हाँ, ये वास्तविकता है कि जीवन जीने के लिए धन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और धन भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, धन कभी परिवार की जगह नहीं ले सकता और परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे उसके लिए धन की भी आवश्यकता है। जो सामाजिक बात है मैं वो बता रही हूँ आपको। अगर मैं ऐसे हवाई बातें तो बहुत की जा सकती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली ही है। लेकिन आप चलिए, आप गरीब हैं, ठीक है, आपके माँ बाप भाई बहन सब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप गरीब हैं ना, आपका एक भी मित्र नहीं होगा। ठीक, और जीवन में सबकी आवश्यकता होती है। ठीक है, एक मित्र की भी आवश्यकता होती है। क्यों? आप अगर परेशान हैं, कभी आप अपने मित्र से ही कहना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, तो वहाँ पर मित्र की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आपने देखा होगा ना, जो प्रेजेंट में जो समय चल रहा है वहाँ पर गरीब का कोई दोस्त भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जीवन के उस मुकाम पर पहुँचिए जहाँ पर लोग आपको प्रेम करें। प्रेम तभी करेंगे जब आपके पास धन होगा। ठीक है, ये कंडीशन है आजकल। ठीक, चलिए, तो इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमी किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग और धन का प्रवाह शामिल होता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आप देखिए क्या है, आप कहते हो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है वैसी है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली जो है जिसमें उत्पादन, ठीक है, और जो वितरण है वो, उपभोग और धन का प्रवाह शामिल होता है, वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो क्या है? किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली, क्या? किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली, किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग और धन का प्रवाह शामिल होता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। चलिए प्राथमिक क्षेत्र देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जहाँ पर हम प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग करके वस्तुएं बना लेते हैं। क्या है? प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे देखिएगा कृषि, ठीक है, हम प्राकृतिक तौर पे ही तो कर रहे हैं ना। मछली उद्योग, मछलियों का पालन कर ले रहे हैं। ठीक है, खनिज है, खनिज जो है ज़मीन से निकलते हैं, उत्खनन। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक है। तो क्या है प्राथमिक क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगी, मछली उद्योग हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार करके उत्पादों में बदला जाता है। देखिएगा पहले में क्या है? प्राकृतिक चीज़ों से ही, प्राकृतिक वस्तुओं का यूज़ करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। क्या? प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके जो क्या है? प्राकृतिक
वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक साधनों का प्रयोग, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हम प्राकृतिक साधनों का ही प्रयोग करके प्राकृतिक वस्तुओं को उगाते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे कृषि है। ठीक है, आप क्या करो, पानी दे रहे हो, आप प्राकृतिक चीज़ है ना, पानी का उपयोग कर रहे हो, फिर पेड़ पौधे उगा रहे हो आप, तो कृषि हो गई। मछली उत्पादन है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए हैं जो, उनमें आप मछली पालन कर रहे हो। खनिज है, प्राकृतिक रूप से ज़मीन में है, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, और उत्खनन है। ठीक है, चलिए। और जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या है, आप कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हो। ठीक है, जो कच्चा माल है उसको प्रयोग कर लिया, उत्पाद बना दिया उससे। ठीक, ये सेकेंडरी क्षेत्र है। तो क्या है, देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदला जाता है। क्या है, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदला जाता है। जैसे देखिएगा, कपास से कपड़ा बनाना। कपास क्या है, कच्चा माल है ना, कच्चा है, उससे हमने कपड़ा बना दिया। चीनी, गन्ने से चीनी बना दी। ठीक है, गन्ने से हमने चीनी बना दी, कपास से कपड़ा बना दिया। आगे देखते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाना तथा लौह अयस्क से स्टील बनाना आदि। ठीक, क्या है, लौह अयस्क से स्टील बनाना आदि। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में क्या है, हमने कपास से कपड़ा बनाया, गन्ने से चीनी बनाई। कच्चे माल का प्रयोग करके उत्पाद बना रहे हैं ना, बदल रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं। तो जो कपास था कच्चा माल था, कपड़ा बना के उत्पाद में बदल दिया। गन्ना था कच्चा माल था, चीनी बना के उत्पाद में बदल दिया। ठीक है, लकड़ी क्या थी, पेड़ से लकड़ी काटी हमने और क्या किया, कच्चा माल थी, उसको फर्नीचर बना दिया उसका। लौह अयस्क जो था उससे स्टील बना दी। ठीक, हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है। क्या करता है, सेवाओं का उत्पादन करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार आदि, ये तृतीय क्षेत्र हो जाएंगे क्योंकि ये सेवाओं का उत्पादन करते हैं। जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, संचार हो गया। ठीक है, चलिए। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग है, बीमा है, संचार आदि। ठीक, चलिए, अब हम देखेंगे वस्तु विनिमय। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वस्तु विनिमय से। चलिए देख लेते हैं। किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या है, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। मान लीजिए हमने आपको केले दे दिया, आपने हमें सेब दे दिए केले के बदले में। ये क्या है, वस्तु विनिमय है, क्योंकि पैसा नहीं मिला हमें, हमको केले के बदले में पैसा नहीं मिला, यहाँ पर हमें सेब मिले हैं केले के बदले में, तो वस्तु के बदले वस्तु मिली, तो वस्तु विनिमय है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी वस्तु विनिमय की, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक, एक तो ये वाली डेफिनेशन हो गई। ठीक, और दूसरी कौन सी है, चलिए दूसरी हमारी ये है, आपको जो अच्छी लगे वो लिख लीजिएगा। एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे के किया जाता है। क्या है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे के किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वही बात है ना कि बिना पैसे के किया जाएगा। जैसे कि गेहूं के बदले चावल ले लेना, मैंने आपको गेहूं दिए, आपने मुझे गेहूं के बदले में रुपए नहीं दिए, आपने मुझे चावल दे दिए। वस्तु के बदले वस्तु का बदलाव हो गया, बदल गई वस्तु से वस्तु, विनिमय हो गया। ठीक है, एक ऊँट के बदले 10 बकरियां लेना। ठीक, मैंने आपको एक ऊँट दिया, आपने मुझे बदले में 10 बकरी या 2 गाय दे दी। ठीक, ये भी वस्तु विनिमय है। धन नहीं दिया, आपने वस्तु दे दी मुझे उसके बदले में। ठीक, चलिए, तो क्या है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे के किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब पहले मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो क्या थी, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक,
दूसरी क्या है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे के किया जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे गेहूं के बदले चावल ले लेना, एक ऊँट के बदले 10 बकरियां ले लेना। ठीक है, चलिए, ये थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली। अच्छा, अब हम देखते हैं भारतीय मुद्रा का विनिमय। ठीक है भारतीय मुद्रा का विनिमय 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि भारतीय मुद्रा का विनिमय के बारे में, भारतीय मुद्रा के विनिमय के बारे में आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देख लेते हैं। भारतीय मुद्रा का विनिमय जिसे रुपए के रूप में जाना जाता है। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है भारतीय मुद्रा? रुपया। ठीक है। अच्छा, तो भारतीय मुद्रा का विनिमय जिसे रुपए के रूप में जाना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। क्या है? इसको क्या किया? रुपया है जो उसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और विनियमित किया जाता है। ठीक है। यह मुद्रा विभिन्न मूल्य वर्गों के नोटों और सिक्कों में उपलब्ध है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है ना, तो उसमें क्या है, 1 के 2 के 5 के, ठीक है, 10 के 20 के सिक्के आते हैं, नोट आते हैं 100 के 200 के, ठीक है, 500 के, 1000 के, ऐसे नोट आते हैं ना। ठीक है, ऐसे नोट आते हैं ना, 500 के नोट आते हैं, ठीक है, 100 का, 50 का, 500 का, ऐसे नोट आते हैं ना। अच्छा, तो क्या है आपका, देखिए, भारतीय मुद्रा का विनिमय क्या है? भारतीय मुद्रा का विनिमय जिसे रुपए के रूप में जाना जाता है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और विनियमित की जाती है। ठीक है, जारी की जाती है और विनियमित यानी कि मार्केट में भेजी जाती है। ठीक है। यह मुद्रा विभिन्न मूल्य वर्गों के नोटों और सिक्कों में उपलब्ध है। सिक्के आते हैं, 1 का सिक्का आता है, 2 का सिक्का आता है, 5 का सिक्का आता है, 10 का आता है, 20 का आता है, ये सिक्कों के रूप में हो गए। जो नोट आते हैं, 100 का आता है, 200 का आता है, 500 का आता है। ठीक है, ये हो गए नोट। 1000 का नोट भी पहले आता था जो अब बंद हो चुका है। ठीक, चलिए, तो क्या है भारतीय मुद्रा का विनिमय जिसे रुपए के रूप में जाना जाता है। 1 मिनट, हाँ, जिसे रुपए के रूप में जाना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। यह मुद्रा विभिन्न मूल्य वर्गों के नोटों और सिक्कों में उपलब्ध है। ठीक है, नोटों और सिक्कों में उपलब्ध है। अच्छा, मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था पर मैंने यहाँ पर आपको नोट डाल के लिखवा दिया। मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे समझ ना पाएँ, कहीं पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक, तो मैंने लिख दिया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 2019 और 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या पूछा गया कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर हमारा चैप्टर जो है 18 कंप्लीट हो गया है। 18 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपका सिलेबस बस एक ही और चैप्टर बचा है 19, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो आपका सब सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। आप लोगों ने क्या किया, ज़रा सोचिएगा 1 मिनट। ठीक है, क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं, एक शेयर भी नहीं होता आपसे? जो टीचर आपके लिए, जो हम लोग आपके लिए इतना सब कर रहे हैं और आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं हम आपसे कि हाँ मुझे पैसा दो तब मैं आपके लिए ऐसा करूँगी। कभी मैंने कहा है या हम लोगों ने कभी भी आपसे कहा कि ऐसा कीजिए कि ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप इतने ट्रांसफ़र कर दो, ये QR है, इस पर आप इतने ट्रांसफ़र कर दो? कभी भी बोला है? PDF मांगी बच्चे ने तो यही बोल दिया है कि भाई PDF देने की अभी हमारे पास सुविधा नहीं है। ठीक है, सुविधा नहीं है हमारे पास PDF देने की, क्योंकि आप लोग तो यहाँ YouTube पर ही क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो फिर टेलीग्राम पे भी मैं बनाऊँ चैनल, ठीक है, वहाँ पर भी आप कितना सपोर्ट करोगे मुझे? ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने आपको बोल दिया कि अभी हम PDF नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपके लिए जो कर रहे हैं आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। कैसे? हमने सारे नोट्स आपको दिए हैं। ठीक है, आपको बस देखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो क्लासेस ले लीजिए। अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाने का आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है तो क्लासेस ले लीजिए आप। ठीक है, आपको क्लासेस देखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज तो नहीं पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ।
ठीक, तो क्लासेस ले लीजिए। जब सुविधाएं वैसी हो जाएंगी आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जब लेकिन सुविधाएं वैसी हो जाएंगी तब आपको पीडीएफ दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कभी भी पैसा नहीं मांगा जाएगा आपसे, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, वी नीड योर सपोर्ट। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक। सॉरी मेरी मुझे खांसी आ रही है तो इस वजह से बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड मत करिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, इवन जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं आप उनको जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। यही आपका सपोर्ट है हमारे लिए यही आप सपोर्ट कर सकते हो, ये सपोर्ट कर दीजिए हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स किया करिए, कोई प्रॉब्लम है अगर लाइक किया कीजिए क्लासेस को, ठीक है। ये सपोर्ट है आपका हमारे लिए, ठीक, जो हमें क्या करता है, हमें हमारा हौसला अफजाई करता है, हमें आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें हमारा, ठीक है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपके संस्कृत की, हिंदी की, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, कंप्यूटर की और ये सोशल, इसका सिर्फ एक चैप्टर बचा है, उसके बाद इसकी भी आपके सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक। और आगे आपके लिए अभी बहुत ही कैसी क्लासेस आने वाली हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ना, आप समझ जाइए कि आपको 90% से एवं मार्क्स दिलवाएंगी वो क्लासेस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए, ठीक है, वो भी आनी बाकी हैं। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी दी जाएंगी जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट के भरोसे मत बैठिएगा, जब आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा देन आप वो क्लासेस पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ उन क्लासेस को पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते रहिए हमें, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।